डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके थे कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव तथा स्वीकृति। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं प्रपोजल या प्रपोजल को ऑफर भी कहते हैं, प्रस्ताव या प्रस्थापना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपनी इच्छा इस कार्य को करने या न करने के उद्देश्य से प्रकट करता है तो दूसरे व्यक्ति की सम्मति यानी असेंट उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव किया। When one person signifies to another the willingness to do or not to do, abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to be make a proposal. तो इस तरह से इस डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो बात आती है वो ये आती है कि प्रस्ताव एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने किसी कार्य को करने या न करने दोनों प्रकार का अपनी इच्छा को प्रकट करना है। इस इच्छा को प्रकट करने का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की असेंट प्राप्त करना यानी सहमति प्राप्त करना या ठहराव करना होता है। इसमें जो व्यक्ति प्रपोजल करता है यानी प्रस्ताव करता है वो प्रपोजर या प्रस्तावक कहलाता है और जिस व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है वह प्रस्ताव ग्रहीता या ऑफरी कहा जाता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद वचनदाता यानी प्रॉमिजर और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले को वचन ग्रहीता यानी प्रॉमिजी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जो डेफिनेशन देखी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 अकॉर्डिंग ए के अनुसार, तो इसके अनुसार अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव के लिए या प्रपोजल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके क्या एलिमेंट्स हैं या लक्षण हैं। तो सबसे पहला तो लक्षण ये आता है कि कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी अपने आप से कोई प्रस्ताव नहीं कर सकता है। और फॉकनर वर्सेस लोवे का एक केस हुआ था, उस केस में तो यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने ही अधिकारों के संबंध में अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। इसलिए एक प्रस्ताव में एक व्यक्ति प्रस्ताव करने वाला यानी प्रस्तावक और दूसरा व्यक्ति होता है जिसके सामने की प्रस्ताव रखा जाता है। सेकंड इसमें लक्षण या विशेषता है कि किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया है। प्रस्ताव की विशेषता ये है कि किसी कार्य को करने का प्रस्ताव हो सकता है। यह प्रस्ताव किसी भी कार्य को विरत रहना भी हो सकता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का प्रस्ताव किया जा सकता है। थर्ड हम इसमें लेते हैं दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना। प्रस्ताव तभी वैध माना जाता है जबकि प्रस्ताव रखने का उद्देश्य प्रस्ताव की उस व्यक्ति से स्वीकृति प्राप्त करना हो जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है। यानी अगर प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम प्रस्ताव नहीं कहेंगे। तो प्रस्ताव की इच्छा या प्रस्ताव का निमंत्रण हो सकता है जिसे प्रस्ताव से अलग माना जाता है या भिन्न माना जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वैधानिक संबंध स्थापित करना। प्रस्ताव तभी वैलिड कहा जाएगा जबकि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से या उसकी भावना से किया गया हो। एंड लास्ट है इसमें प्रस्ताव का संवहन यानी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव किया हुआ तभी माना जाएगा जबकि उसको कम्युनिकेट कर दिया गया हो यानी संवहन कर दिया गया हो। प्रस्ताव के कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को होने से है जिसको कि हम प्रस्ताव कर रहे हैं। अगर उसकी नॉलेज में यह प्रस्ताव नहीं आता है
और वो किसी थर्ड पर्सन से इस बात को सुन के अपनी असेंट देता है तो इसको प्रस्ताव या असेंट नहीं कहा जाएगा। यानी जिसके सामने आप प्रस्ताव रख रहे हो उसी के सामने या वही उसकी असेंट देगा। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स यानी प्रस्ताव के प्रकार क्या हैं। तो इनको हमने कुछ आधारों पर वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला आधार हमने लिया है प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर। विधि के आधार पर आपके दो तरह के प्रस्ताव होते हैं, एक तो एक्सप्रेस ऑफर और दूसरा इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस यानी स्पष्ट प्रस्ताव। स्पष्ट का मतलब जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों में किया जाता है तो वो स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। जबकि इम्प्लाइड ऑफर यानी गर्भित प्रस्ताव, इसमें किसी भी अन्य प्रकार से किया गया प्रस्ताव गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। गर्भित प्रस्ताव जो है वो उसका ज्ञान पक्षकार के बिहेवियर से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से या उसके मामले की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से नहीं होता है, तो इसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। यह है प्रस्ताव करने की विधि के आधार पर। सेकंड इसमें आता है प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर। प्रस्ताव ग्रहीताओं के आधार पर भी हम दो तरह के प्रस्ताव लेते हैं, जिसमें है स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जो है यानी विशिष्ट प्रस्ताव, जब कोई प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष को किया जाता है तो ये विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी जाएगी जिसके सामने हमने प्रस्ताव किया है, इसलिए हम इसको विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। सेकंड इसमें आता है साधारण या सामान्य प्रस्ताव, जिसको जनरल ऑफर कहा जाता है। सामान्य प्रस्ताव जनता के लिए, जन सामान्य के लिए या किसी भी वर्ग के लिए किया गया प्रस्ताव होता है। ये प्रस्ताव समस्त संसार के लिए या संसार के एक पार्ट के लिए या पब्लिक के लिए किया जा सकता है। अतः सामान्य प्रस्ताव को संसार का कोई भी व्यक्ति, जनता का कोई भी व्यक्ति, जनता में किसी भी विशिष्ट वर्ग का व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति सामान्यतः पूर्व सूचना देना भी आवश्यक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रस्ताव की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो वो स्वीकृति दे सकता है। इसमें एक केस है श्रीमती कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस जो केस था उसमें कार्बोलिक बॉल स्मॉल कंपनी एक इन्फ्लुएंजा यानी ज़ुकाम की दवा बनाती थी, जिसका नाम उन्होंने स्मोक बॉल रखा था। इस कंपनी ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति इस कंपनी के द्वारा निर्मित स्मोक बॉल का 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार कंपनी पर निर्धारित विधि के अनुसार प्रयोग करेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा या जुकाम नहीं होगा, और यदि हो जाता है तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। मिसेस कार्लिल ने कंपनी द्वारा निश्चित विधि के अनुसार 2 सप्ताह तक प्रतिदिन 3 बार स्मोक बॉल का प्रयोग किया, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसके कारण मिसेस कार्लिल कोर्ट में गई और उन्होंने 100 पाउंड की क्षतिपूर्ति के लिए केस कर दिया या उसको क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रार्थना की। कोर्ट जिसमें जस्टिस हॉकिंस थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि यह कंपनी द्वारा किया गया एक सामान्य प्रस्ताव है, जिसे समस्त विश्व में शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता था। तो मिसेस कार्लिल ने प्रस्ताव में दी गई शर्तों का पालन किया। उसके बाद वह घोषित पुरस्कार या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। कंपनी ने बाद में इसके लिए फिर अपील की, लेकिन बाद में भी इस अपील को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि ये एक सामान्य प्रस्ताव था और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसको असेंट दी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि विशिष्ट और साधारण प्रस्ताव में अंतर क्या है। तो विशिष्ट प्रस्ताव जो है, मीनिंग अगर देखें तो विशिष्ट प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति विशेष को किया गया प्रस्ताव है, जबकि साधारण प्रस्ताव
सामान्यतः जनता का या जनता के किसी वर्ग के लिए किया गया सामान्य प्रस्ताव है। स्वीकृति के रूप में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति वही व्यक्ति दे सकता है जिसे प्रस्ताव किया गया है, जबकि साधारण प्रस्ताव जन सामान्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा इसको स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकृति की विधि क्या होगी? विशिष्ट प्रस्ताव में स्पष्ट या गर्भित रूप से इस प्रस्ताव को जो है वो स्वीकृति दी जा सकती है, जबकि सामान्य प्रस्ताव में प्रस्ताव की कंडीशंस के अनुरूप या उसके अनुसार प्रस्ताव की इच्छित कार्यों को पूरी करके उसको हम स्वीकृति दे सकते हैं। फिर इसका आता है एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। विशिष्ट प्रस्ताव का तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि प्रस्तावक द्वारा निर्धारित या उचित मात्रा में समय समाप्त नहीं हो जाता है या उसका खंडन नहीं कर दिया जाता है या अन्य कारणों से प्रस्ताव निरस्त नहीं होता है। जबकि सामान्य प्रस्ताव में इस प्रस्ताव का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर देता है अथवा प्रस्तावक द्वारा उसका खंडन नहीं हो सकता है। थर्ड इसमें जो प्रकार आते हैं वो हैं प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर, जिसमें सबसे पहले है क्रॉस ऑफर यानी प्रति प्रस्ताव। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की जानकारी के बिना एक दूसरे को समान प्रकार का समान कंडीशन के सहित ही प्रस्ताव को एक ही समय पर करते हैं तो ऐसे प्रस्ताव को प्रति प्रस्ताव कहते हैं। ये प्रस्ताव प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वतंत्र एवं एक दूसरे के समान होते हैं। ऐसे प्रस्ताव किसी ठहराव को जन्म नहीं देते हैं और दोनों व्यक्ति समान कार्य को समान शर्तों पर करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव ही बने रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेता। सेकंड इसमें आता है काउंटर ऑफर यानी स्थानापन्न प्रस्ताव। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य के संबंध में प्रस्ताव करता है और दूसरे व्यक्ति उस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है तो ये स्वीकृति नहीं कही जाएगी। इसे स्थानापन्न या काउंटर ऑफर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर तय हो जाती है तो उसे स्वीकृति को स्वीकृति नहीं बल्कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। यानी जिस कंडीशन पे आपने रखा उस पे आपने स्वीकार नहीं किया और अपनी कंडीशन लगाकर उसको स्वीकार किया है तो ये क्या हो गया? ये आपने उसको प्रपोजल दे दिया है। तो इसलिए ये एक तरह का मूल प्रस्ताव जो है वो तो ख़त्म हो गया और आपने दूसरा प्रस्ताव चालू कर दिया है। इसलिए इसको जो ही स्थानापन्न प्रस्ताव रखा जाएगा मूल प्रस्ताव अपने आप ही खत्म हो जाता है या निरस्त हो जाता है। थर्ड इसमें आते हैं स्टैंडिंग ऑफर यानी स्थायी प्रस्ताव। स्थायी प्रस्ताव वह होते हैं जो किसी विशिष्ट अवधि तक एक या अनेक बार स्वीकृत किए जाते हैं और इसको हम चालू प्रस्ताव या कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर भी कह सकते हैं। यानी ये चलते रहते हैं और ये ख़त्म नहीं होते हैं।